मैंने हवा में अपना हाथ लहराया जिसमें वही दुपट्टा आ गया, तो मैंने उसकी जान बचाल कर कहा, ये वही दुपट्टा था जिसने खोया था, जिसे ढूंढना मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। अगर तुमने मेरे दिल की बात जान ली है तो ये भी समझ लो कि मेरा डर फितरी अमल है। दुपट्टा सर पर जमाते हुए वो मुश्किल बोली, ठीक है। मैं तो जैसे किसी शहर में जकड़ लिया गया था। मैंने मुख्तसरन कहा, आंखें बंद करो। मैंने इसे पहली बार हुक्म दिया। अगर आपको एक जिन के साथ रहना पड़े, जी हाँ जिन के साथ, वो तजुर्बा कैसा होगा? शायद ये एक बहुत ही मुनफरिद और हैरान कुन तजुर्बा होगा, जहां आपको नए राजों का सामना करना पड़ेगा और जहां हर लम्हा कुछ अलग सा महसूस होगा। अस्सलामुअलैकुम। ओशन स्टोरी सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अकलीम फारिस और आज रात अंधेरा आपसे कुछ कहना चाहता है। कहानियों के इस समंदर में आज जो लहर उठी है वो आपको खौफ की गहराइयों तक ले जाएगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन्स लगा लें और मेरे साथ चलें इस दौरान सफर पर। पुरानी तर्ज का तकरीबन खस्ता हाल मकान इसने अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मुंतखब कर लिया। छोटा सा घर था, 2 कमरे, बरामदा, छोटा सा सहन और वॉशरूम, ये सब इनके लिए मुकम्मल घर था। इनके लिए ये सहूलियात काफ़ी थी। मैं इस सारी कार्रवाई देख रहा था, मगर इस घर के बारे में जो बातें इसे बताई गईं वो उसने नज़रअंदाज कर दी। इसे ये भी नहीं सोचा कि इस घर में रहने वालों ने इसे पहले ही खबरदार किया था। मेरा नाम इकलीम फारिस है। मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और खुदा की किताब के मानने वाले हैं। मैं अपनी दास्तान नावल की शक्ल में लिखवा रहा हूँ और ये ख्वाहिश भी इस मोहतरमा को देखकर पैदा हुई जो खुद लिखारी है और मावराई मखलूक पर लिखती हैं। मैं इनके घर में मुकीम हूँ। पहले ये घर खाली था तो मैंने इसे अपना ठिकाना समझ लिया, मगर ये मेरी भूल थी कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा। खैर, मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहा था कि ये मोहतरमा अपनी फैमिली के साथ आ धमकी और यूं इनके और मेरे बीच जंग शुरू होगी जो बाद में दोस्ती में बदल गए। मैंने इन्हें अपनी कहानी लिखने को कहा तो वो कहने लगें कि कहानी दिलचस्प होनी चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं जानता कि मेरी कहानी दिलचस्प है या नहीं, मगर मैंने एक बहुत तकलीफदेह दौर गुजारा जब ज़ारा शफ़ी मेरी ज़िंदगी में आई थी। मैंने इनसे कहा कि मैं इन्हें इसके एवज़ अच्छी रकम और तहाइफ दूंगा। बस मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ज़ारा शफ़ी भी कभी इस दुनिया में थी। मैंने इन्हें बताया कि मैं जानता हूँ कि वो अपना लिखा बेच देती हैं क्योंकि हालात के हाथों मजबूर है। इनका एक 8 साल भाई और 20 साल की बहन है और माँ भी बेवा है जो सिलाई करती है। ये घर कम कीमत पर किराए पर लिया गया था और पहले भी कई लोग इसे आसेबज़दा समझकर भाग चुके थे, मगर इन्होंने फिर भी ले लिया। इन्होंने घर की सफाई की और इसे रहने के लायक बनाया। पहली रात थी और मुझे बहुत उलझन हो रही थी, तो मैं अपने कमरे से निकलकर इनके पास आ गया। वो लोग सहन में चारपाइयां बिछाए के लूला फरमा रहे थे। अभी मैं कुछ सोच रहा था कि छोटा लड़का बोला, अम्मी जान क्या ये बात दुरुस्त है कि यहाँ भूत रहता है? अरे गोलो, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तो लोगों की अफवाह है। अम्मी ने कहा, मगर इससे पहले समिया ने गोलो को गोली दी। बाजी किसी दिन सामने आ गया तो? गोलो ने कहा। आ गया तो कहना समिया बाजी ने कहा है कि भूत नहीं होते और तुम खौफजदा मत होना। समिया ने बात टाल दी। भूत होते? मैंने गोलो के कान में सरगोशी की। अल्लाह, बाजी भूत होते हैं। अभी मेरे कान में भूत बोला। गोलो अपनी चारपाई से उतरा और समिया से लिपट कर बोला, डर गए? अरे मैं नहीं बोला था, आप। अरे मैं नहीं बोला था। आपने कब बोला? आप तो अपनी चारपाई पर थे, आवाज भी मर्दाना थी। यहां गोलू की हाजिर दिमागी को समिया ने भी महसूस किया। तुम मेरे पास सो जाओ, खामोशी से। समिया कुरानी आयत का विर्द करके गोलू पर फूंकती रही और मैं खामोशी से कमरे में वापस चला गया। मुझे इन लोगों का आना अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम तन्हाई पसंद हैं और ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां कोई आना जाना ना हो। इन लोगों के आने से मेरे काम इल्तिवा में पड़ जाते थे, लेकिन मैं चाह कर भी उनका बुरा नहीं सोच पा रहा था। यूं लगता था कि ये भी हालात के मारे हैं। इन लोगों को देखकर और इनकी पिछली जिंदगी जानकर मैं खामोश हो गया। मैंने खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया और अपने कामों में मशगूल हो गया। जिस कमरे को मैंने अपने लिए चुना था, समिया इसी कमरे में रिहाइश पजीर होने वाली थी, मगर मुझे इस बात का इल्म न था। सुबह होते ही मैं कमरे से निकल गया, लेकिन शाम को वापस आया तो देखा कि समिया ने वही कमरा चुन लिया है जिसमें मैं मुकीम था।
ये मेरे लिए परेशान कुन था क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समिया के यहाँ रखने से मुझे कई मसाइल का सामना था जिनका जिक्र अभी नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि इसे डरा कर कमरे से दूर रखूंगा। समिया ने कमरे को बड़ी तरतीब से सेट किया था। कुछ किताबें, कपड़े, एक पुरानी कुर्सी, एक मेज और एक पुराना सा बिस्तर था। मेज पर सफेद कपड़ा था जिस पर फूल बूटे बने थे और दरमियान में चाय की प्याली रखी थी जिससे भाप उठ रही थी। समिया कमरे में आई और चाय पीने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। मैं इसके पीछे आकर खड़ा हो गया ताकि इसे डराओ। मैंने मेज को हिलाना शुरू किया और मेज लरसने लगी। समिया ने समझा कि जलजला आ रहा है तो मुझे अपना अंदाज बदलना पड़ा। मैंने चाय की प्याली को हवा में मुअल्लक कर दिया। ये मंजर समिया के लिए परेशान कुन था। वो खौफ से साकित हो गई, नजरों से हवा में मुअल्लक चाय की प्याली और मेज को देखती रही। अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और इसी दौरान इसने एक साया देखा जो अपने बाजू उठाकर इसे अपनी तरफ खींच रहा था। समिया ने एक जोरदार चीख मारी और कहने लगी, भूत होते हैं, भूत होते हैं, भूत होते हैं। वो डर के मारे चीखती रही। कमरे की लाइट फिर से मामूल पर आई और चाय की प्याली वापस मेज पर रखी थी। भाप भी उड़ रही थी और मेज भी साकित हो चुकी थी। कमरे में सुकून वापस आ गया। समिया ने आंखें बंद कर ली। फिर जब आंखें खोली तो इसे लगा कि शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन वो बहुत परेशान होगी क्योंकि इसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो मावराई मखलूक पर खौफनाक नावल लिखती थी तो इसने ये वाकया अपने ज़हन की इख्तिरा नहीं। हेलो, क्या यहाँ कोई मौजूद है? मेरा मतलब है इस कमरे में कोई मौजूद है? वो अपनी बात पर झंझला गए। इसने अपनी तसल्ली की खातिर एक बार कमरे में मौजूद नादीदा हस्ती को मुखातिब किया। जवाबन खामोशी छाई रही। मैं जानती हूं कि यहाँ कोई ना कोई नादीदा हस्ती मौजूद है। देखो, बात करते हैं, बात करने से मसले का हल निकल आता है, लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह डराओगे तो मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। अगर मैं हार गई तो मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे बात करो। मैंने तुम लोगों पर बहुत से नावल लिखे हैं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे मुतालिक जानना चाहती हूँ। इसकी बातों का कोई जवाब ना आया। वो कमरे के वसत में खड़ी होकर चारों तरफ देखती रही और फिर बोली, मैंने सुन रखा है कि इस घर में कोई भूत रहता है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? आखिर तुम इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हो? तुम किसी वीरानी में क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है या तुम वैसे ही मुझे डरा रहे हो? वो जवाब की मुंतजर रही मगर खामोशी बरकरार रही। मुझे लगता है ये मेरा वहम ही था, क्योंकि कमरे में अगर कोई नादीदा हस्ती मौजूद होती तो उसका कोई ना कोई रद्द अमल जरूर होता। समिया पड़बड़ाती हुई अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसने मेज पर पड़ा हुआ रजिस्टर और कलम उठाया और रजिस्टर खोला। इस दौरान वो कमरे में चारों जाने देखती रही कि शायद किसी के होने का पता चल सके। समिया ने दोबारा रजिस्टर को देखा तो वहां एक जुमला दर्ज था, यहां से चली जाओ वरना नुकसान उठाओगी। समिया ये पढ़कर डर गई। इसने रजिस्टर पर जवाब में लिखा, मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं, मैं हालात के आतों मजबूर हूं। तुम मुझसे बात करो, हम दोनों इस मसले का कोई हल निकालेंगे। समिया रजिस्टर को गूंजती रही मगर कोई जवाब ना आया। समिया ने इधर उधर फिर से देखा। जब इसकी निगाह दोबारा रजिस्टर पर पड़ी तो वहां इसकी बात का जवाब लिखा जा चुका था, यहां से चली जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना मैं गोलू को उठा लूंगा और सारी जिंदगी तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगी। खुदा के लिए ऐसा हरगिज न करना, वो छोटा बच्चा है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान न करो प्लीज। समिया रुहासी होगी। रजिस्टर पर जवाब आया, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, यहां से चली जाओ। वो रात बहुत सुकून से गुजरी। दोबारा कमरे में कोई हलचल नहीं हुई मगर समिया एक गहरी सोच में डूबी रही और इसे यकीन हो चुका था कि इस घर में वाकई कोई भूत है। मेरी दरखास्त है, समझो या इल्तिजा, मेरे घर वालों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, मेरे गोलू को कोई तकलीफ मत देना, मैं जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दूंगी। ये कहकर वो रुकी नहीं, आंखें साफ करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। न जाने क्यों दिल में अजीब सी हलचल थी। शरारत भी सूझी और मैं खामोशी से इसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते उसने बैग से फोन निकाला। अस्सलाम वालेकुम हमदानी साहब, आपने बंद रोड पर वाकई एक मकान के बारे में बताया था, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? वालेकुम सलाम। हाँ बेटी, मगर अब देखने का फायदा नहीं, वो मकान किराए पर दिया जा है। गालिबन तुम्हें तो मकान मिल गया था, फिर क्यों पूछ रही हो? हमदानी साहब इसके वालिद के पुराने दोस्त थे। जी अंकल, मिल तो गया था मगर मुझे पसंद नहीं आया। अगर कोई और आपके इल्म में हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा बेटी, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने दोनों की गुफ्तगू सुनी। इसके बाद वो इसी इलाके में दर बदर गेर ढूंढती रही मगर मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना आया। वो वापस लौटी तो सीधा कमरे में आई, कुर्सी पर बैठकर सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, मुझे कोशिश के बावजूद घर नहीं मिला।
मैं खामोश रहा। क्या तुम मुझे सुन रही हो? वो छत की तरफ देखकर बोली। मैं छत के साथ नहीं लटका हुआ, इधर कोने में बैठा हूं। वो हल्की सी मुस्कुराई, फिर बेचारगी से बोली, सॉरी, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम मुझे नजर ही नहीं आते। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे नदामत नहीं आ लिया। खुदा की नाराजगी का खौफ दिल में उतरने लगा। जो भी था, वो एक कमजोर लड़की थी और मैं ताकतवर। मैंने तय किया कि इसे मजीद परेशान नहीं करूंगा। चंद दिन गुजर गए। वो अपने हिस्से की हद बांध चुकी थी, रस्सी डाल के चादर तान दी गई थी। वो कमरे को ताला लगा कर जाती और यूं मुझे भी सुकून था। एक रात में देर से लौटा तो वो रो रही थी। मैंने पहले लापरवाही की, मगर उसका रोना मेरे आसाब पर सवार हो गया। मैंने मेज से किताब उठाकर नीचे फेंक दी। वो चौंक गई, समझ गई और चादर ओढ़ ली, मगर आंसू न रखे। मैं उसके करीब गया और बेजारी से पूछा, क्या मसला है, क्यों रो रही हो? वो ठीक दुपट्टा ओढ़ा और भराई हुई आवाज में बोली, मुझे कहीं कर नहीं मिल रहा, और जो मिलता है इसका किराया मैं अदा नहीं कर सकती। काश अब्बा जी जिंदा होते। इसकी आवाज टूट गई। तो क्या मुझे पिटवा दी? मैंने हल्की सी शरारत की। वो रोने के आलम में बोली, नहीं, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते, बस हालात बेहतर होते, माँ जी काम न करती, मुझे इतनी जिल्लत न सहनी पड़ती। तब मेरी नजर में इस पर पड़ी। खाना वैसे ही रखा था। मैंने ट्रे उसके सामने कर दी। इसने ट्रे को घूरा जो हुआ में उसके सामने मुल्क थी। इसने हाथ बढ़ाकर ट्रे मुझसे ले लिया। आराम से पहले खाना खाओ, फिर बात होगी। वो खाना जहर मार ही कर रही थी। मुझे फिर एहसास नेदामत हुआ। ट्रे इसने उठाकर मेज पर रखी और बेड पर बैठ गई। तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मिल जाएंगे, और अगर यही रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मगर ज्यादा अरसे तक नहीं। कोई और परेशानी है तो बताओ। वो खामोश रही। क्या बात है, कुछ बताओगी या मुझे अपने तरीके से पूछना पड़ेगा? मैं अकताहट का शिकार हो रहा था। मेरे अपने मामलात हैं, तुम्हें क्या बताऊं? इसने लेटते हुए फिर चादर तान ली। मैं अपनी जगह पर आ गया। रात पिछले पहर में दाखिल हो चुकी थी और मैं अपने वजीफे में मशगूल था। मेरा वजीफा फजर की अजान तक जारी रहता। घर में कुछ अजीब सूरत हाल बनी। मुझे बेचैनी होने लगी। बार बार ध्यान भटक रहा था, लेकिन मैं वजीफा रोक नहीं सकता था। फजर की अजान मेरे कान में पड़ी तो वजीफा ख़त्म करके मैं कमरे से निकला और चारों तरफ से घर का जायजा लिया। मेरी बेचैनी यूं नहीं थी। घर में नागवार बदबू फैली हुई थी, जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। यहाँ कोई आया था। ये ज़रूर मेरे दुश्मन जाफ़र का काम था, तो उसने मुझे ढूंढ निकाला। मैं मुश्किलात में कर सकता था, चूंकि मैं वजीफ़ा कर रहा था, जिसे मुकम्मल होने में 20 दिन मजीद लगने थे। मजबूरी ये थी कि मैं अपना मुकाम तब्दील नहीं कर सकता था। यहाँ कोई आया था। ये ज़रूर मेरे दुश्मन जाफ़र का काम था, तो उसने मुझे ढूंढ निकाला। मैं मुश्किलात में घर सकता था, चूंकि मैं वजीफ़ा कर रहा था, जिसे मुकम्मल होने में 20 दिन मजीद लगने थे। मजबूरी ये थी, मैं अपना मकाम तब्दील नहीं कर सकता था। अब मुझे किसी की, मैं चूंकि फारिग था तो मैं इसके सामान की तलाशी लेने लगा। कुछ भी खास नहीं मिला। बोरियत से बचने के लिए मैं एक गली में निकल आया। समिया तेजी से घर की तरफ आ रही थी। मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो बार बार मुड़कर देख रही थी। मैं फौरन करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि 2 लड़की इसके पीछे पड़े थे। मैं लड़कों के पीछे हो लिया और किस के दोनों की गद्दी पर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों सरता पैर हिल के रह गए। मैंने उनके कान में सरगोशी की। क्यों बे लड़कियों को छेड़ने के अलावा कोई काम धंधा नहीं? गैर इंसानी आवाज सुनकर वो सख्ते में आ गए। कुछ मैंने आवाज में हैबत पैदा कर ली थी। फिर मैंने उनका हश्र कर दिया। शुक्र था। इनकी दरगत बनती किसी ने नहीं देखा। समिया भी जा चुकी थी। दोनों तरपने लगे तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और तंबीह की कि किसी लड़की को तंग किया तो टीटुआ दबा दूंगा। दोनों सर पर पैर रखकर भाग लिए। मैं कमरे में आया तो वो तकिए में मुंदी से सिसक रही थी। मैंने हंकारा भरते हुए अपनी मुस्तखब मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो फौरन उठ बैठी और दाएं जानिब के कोने में देखने लगी। मैं तुम्हारे सामने हूं, मैंने कहा। ओह अच्छा। वो आंसू साफ करते हुए बोले, आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मेरे होते हुए। इन लड़कों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। मैंने कहा, किस किस को सबक सिखाओगे? वो फौरन बोली, जिसको भी जरूरत हुई सिखा दूंगा। मैंने लापरवाही से कहा। वो खामोश रही। ये खुशबू कैसी? मैंने सुनते हुए पूछा। अम्मी हलवा बना रही होंगी। जमारात है, हर जमारात खत्म दीदे है, हस्बे तौफीक। अच्छा तो मुझे भी मिलेगा? मैंने कहा, मैं लाती हूं। कहते हुए वो कमरे से निकल गए। मैंने कुछ मंसूबाबंदी की और अमली जामा पहनाया। इसके आने तक मैं अपना काम कर चुका था। मैं इसके जाने के बाद खंडरात में चला गया, जहां मैंने एक जगह खजाना देखा था। चूंकि इस खजाने का कोई भी वारिस नहीं था और ये लावारिस था, बेशक हर चीज का मालिक खुदा है,
तो मैंने इसमें से कुछ सोना लिया और एक बूढ़े के कालब में सुनार को बेचकर पैसे ले आया। अच्छी खासी रकम मिली। इतने में वो गर्मा गर्म हलवा ले आए। वो उदास थी और मैं परेशान। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते थे, मगर बात करने में मुझे उलझन महसूस हो रही थी। हलवा बहुत मज़ेदार था। क्या तुम रोज बनाओगी? हलवा वाकई मज़ेदार था, मगर ये बात करने का बहाना था। समिया, आज से तुम कहीं भी काम की तलाश में नहीं जाओगी। मुझे अपना भाई समझो। सच पूछो तो तुम और तुम्हारा खानदान मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हूं और सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। ये क्या कह रहे? मतलब आप मेरे भाई? जिन भाई, खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो शुरू से तुमसे बात करना चाह रही थी। कैसी मदद चाहिए? वैसे ही अनोखा तजुर्बा होगा। वो मेरी बात काटते हुए खुशी से बोली, हाँ मैं सच कह रहा हूं। ये लो प्लेट, और इसमें मेरी तरफ से अपनी बहन के जेब खर्च भी है। मैंने प्लेट में पैसे रखकर रुमाल से ढाम दिया जो वो साथ लाई थी। इसने प्लेट देखी और हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम मेरे भाई बन गए हो, तुम बताओ मैं क्या कर सकती हो। वक्त आने पर बताऊंगा। पैसे तुम्हें बना कहे मिल जाएंगे। अब मैं जाता हूं, कुछ काम है। जब वापस आऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। इस दिन मैं खामोशी से कमरे में मौजूद अपने वजीफे में मगन था। समिया को यही जाहिर करवाया कि मैं यहां नहीं, मगर दर हकीकत में मौजूद था। इसने प्लेट देखी और रकम देखकर वो रोने बैठ गई। वो खुदा से राज़ो नियाज करती रही। और आज की रात अमावस की रात थी। जब से इस घर में कोई गुस्सा था, मैं अपने आसपास खतरा महसूस कर रहा था। हो सकता है मेरे वजीफे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई हो, और ऐसा सिर्फ जाफर कर सकता था। वो कोई आम आदमी नहीं था। वो शैतान सिर्फ इंसान था। वो 2 बरसों से मुझसे उलझ रहा था। इसका मकसद मुझे काबू करना था। हालांकि मैं कई दफा उसे सबक सिखा चुका था, मगर कहते हैं कि कुत्ते की दम सीधी नहीं होती। इस रात मेरे वजीफे का आखिरी दिन था। फजर होने में अभी वक्त था। जब समिया खौफ के मारे चला रही थी, मैंने अपना हिसार कर रखा था, लिहाजा मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। वो जो भी था निहायत ताकतवर था। तूफान रुका तो मैंने चटक दी आवाज सुनी, हिसार से बाहर निकला वरना मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी। मेरा वजीफा खत्म हो गया। फजर की अजान हुई तो मैं हिसार से निकला। वो कोई खबीस रूह थी। मुझे देखकर उसने समिया को दबोच लिया। मुझे तुम्हारा बाल चाहिए। कोई चालाकी की तो मैं इसको खत्म कर दूंगी। कोई चालाकी की तो मैं इसकी गर्दन अधेड़ दूंगी। मुझे इस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारी तलाश में था। तुम्हें मेरा बाल क्यों चाहिए? समिया हम दोनों को नहीं देख सकती थी। बातें मत बनाओ, अपने हाथों से बाल तोड़ो वरना मैं। उस सियाह कसीफ धुएं की मानंद वजूद की सूरत अपना हजम घटा बढ़ा रही थी। समिया की तकलीफ देखी नहीं गई और मेरा हाथ अपने कंधों तक आए बालों में रेंग गया। मैंने एक बाल लेकर इसकी तरफ बढ़ाया। छोड़ दो इसे, मैंने कहा। मैं समिया पर जाहिर हो गया। वो मुझे देख सकती थी, ऐसा मैंने जानबूझकर किया। समिया की आंखों में हैरत देखकर मैंने पुरसोच अंदाज में आंखों से इशारा किया, ये बाल वहां रखो। इसने मेज की तरफ इशारा किया। मैंने मेज पर अपना बाल रखा और एक तरफ हो गया। इसने समिया की गर्दन छोड़कर मेज की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले समिया अपना काम कर चुकी थी। वो मेज पर औंधे मुना लेट गई। खबीस रूह ने इसे हटाना चाहा तो उसे जोरदार झटका लगा और समिया कोई कलाम पढ़ रही थी। अपनी नाकामी पर खबीस रूह चीखने चलाने लगी। मैंने इसे दबोचना चाहा, मगर वो पच निकलने में कामयाब हो गए। मैंने पीछा किया, मगर वो हाथ ना आई। मैं समिया के पास लौटा तो वो अभी इसी पोजीशन में लेटी थी। इसने मुझे बहुत बड़े खतरे से बचाया था। वो भाग गई। मैं इसे पकड़ लूंगा। वो उठी और उसने मेज से बाल उठाया और उसे अपने हाथ पर रखकर देखने लगी। मुझे एक लम्हे को बड़ा खौफ महसूस हुआ। फिर इसने हाथ मेरे सामने कर दिया। मैंने चंद लम्हे सोचा और कहा, इसे अपने पास महफूज कर लो। जब भी मेरी जरूरत हो थोड़ी सी आग दिखाना, मैं आ जाऊंगा। इसने मुट्ठी बंद की और अपने बैग की तरफ बढ़ी। सुर्ख रंग के रुमाल निकाला और तय करके इसमें रखकर ज्वेलरी की डब्बी में डाल दिया। इस डब्बी का हिसार कर लो ताकि कोई इसे चुरा न सके। इसने ऐसा ही किया। मैं यहां से कुछ अरसे के लिए जा रहा हूं। मेरा यहां रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं ताकि तुम उसे सबक के तौर पर दुनिया को बता सको। मैंने इसे कहा।
अव्वल तो ये कि जो कुछ भी यहाँ हुआ इसे गलत रुख मत दे। मेरे लिए एक अनोखा तजुर्बा है। दूसरी बात यह है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। जो भी हुआ हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप मुझे कुछ बताने वाले थे और वो भी तफसीलन। शाबाश, सब कुछ पता है। मैं इसे देखते हुए मुस्कुराया। वो मिन बोले रिश्ते का भरपूर फायदा उठा रही थी। शाम में हम बाहर चलेंगे, फिर बताऊंगा। समिया ने इस वक्त मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां मुस्लिहतन इसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। मैं इसे टालकर बाहर निकल गया। मेरा रुख वीराने की तरफ था। मैं आबादी से काफी दूर निकल आया, जहां कुछ दरख्त बेतरतीब लगे हुए थे। मैं काफी अरसे के बाद इस जगह आया और मेरी काफी यादें चढ़ी हुई थी। मैं, फरीना, हाशिम, हम लोग अक्सर यहाँ वक्त गुजारते थे। मेरे पास यादों के सिवा और कुछ न बचा। मैं एक रात अपने कबीले से चुपके से निकल आया और इंसानों की बस्ती में आ गया। मैंने सुनसान सड़क पर एक दरख्त देखा। मैं उसी पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब कुछ दिन इसी दुनिया में बताऊंगा और इस दुनिया को करीब से देखूंगा। अभी मैं सोच विचार में था कि यहाँ पर एक लड़की को चंद लोग अगवा करके ले आए और मैं दरख्त पर बैठा हुआ उन्हें दिख रहा था। लड़की शोर मचा रही थी और वो इसके गिर्द घेरा डाले हुए थे। वो 4 लोग थे जो लड़की को उस सड़क से जरा दूर ले गए और दरख्तों के पास ले जाकर इसके साथ नामुनासिब सलूक करने की कोशिश करने लगे। मैं ये सब कुछ खामोशी से दिख रहा था। चांद की चांदनी में हर शे गाज़े थी। रात पिछली पहर में दाखिल हो चुकी थी। मैं इनके करीब पहुंच गया और उनकी गायबाना तौर पर पिटाई करने लगा। वो लोग खौफजदा होकर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में लड़की को छोड़कर भाग निकले। लड़की ने उनकी पिटाई होती देखी तो हैरान हुई। ए मारे बोली, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने इसकी गिर चक्कर काटते हुए जवाब दिया, मैं एक जिन हूं। ये लोग तुम्हारे साथ बदसलूकी कर रहे थे। इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे और मैं तुम पर जुल्म होने नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। जीज जी। लड़की ने हैरानगी से पूछा, मेरी मदद करने वाले तुम जिन हो? मैंने कहा, हाँ मैं जिन हूं। क्या तुम मुझसे डर रही हो? लड़की ने इस बात में सर हिलाया। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं बुरा नहीं हूं, तुम मुझे अच्छा जिन समझो। क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगी? जहरा शफिया ने मुझे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मैं जिनजादा हूं और मैं तुम्हें ही नहीं हर दुनियावी चीज को खुदा की तरफ से दी गई खास ताकत से देखने की कुदरत रखता हूं। अच्छे और बुरे में अपने मजहबी इल्म की रोशनी में तमीज भी कर सकता हूं। इससे पहले तुम्हारे साथ ये लोग खैर अखलाकी हरकत करते, तुम्हें देखकर मुझे सामने आना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? वो फिक्रमंदी से बोली। मैंने इसे गौर से देखा। वो नीले लिबास में मलबूस थी। बड़ी बड़ी आंखों में स्याही माइल मद्दा उसके चेहरे पर लकीरें खींचकर जम चुका था। वो खुले बिखे बाल जिन्हें बार बार वो सुलझाने की कोशिश करती। दुपट्टे से बेनियाज जो शायद उन हराम खोरों के साथ हाथापाई में कहीं गिर गया था। उसके बदन के नशीब फराज पर मेरी नजर फिसली तो मैं उस पर से नजर हटाते हुए बोला, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझ पर भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ सिमत का तयन करती हुई मेरे सामने खौफजदा लहजे में गोया हुई। जहरा शफिया जो हवा में मुझे देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मेरे बोलने पर आवाज की सिमत का तयन करती हुई मेरे सामने खौफजदा लहजे में गोया हुई। मैं अपने दिल में तुम्हारी इस बात से खौफ महसूस कर रही हो, मगर मुझे इतना यकीन है कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करोगे। क्या मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं? तुम यही सोच रही हो कि मैं तुम्हारी मदद के बजाय तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना कर दूं? मैंने हवा में अपना हाथ लहराया जिसमें वही दुपट्टा आ गया तो मैंने उसकी जानिब उछाल कर कहा, ये वही दुपट्टा था जिसने खोया था, जिसे ढूंढना मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। अगर तुमने मेरे दिल की बात जान ली है तो ये भी समझ लो कि मेरा डर फितरी अमल है। दुपट्टा सर पर जमाते हुए वो बेमुश्किल बोली, ठीक है। मैं तो जैसे किसी शहर में जकड़ लिया गया था। मैंने मुख्तसरन कहा, आंखें बंद करो। मैंने इसे पहली बार हुक्म दिया। इसने पुरसूच अंदाज में कहा, क्या ये मुमकिन है कि मैं? मायूसी से इसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वो अपने कमरे में मौजूद थी, मगर वो मुझसे मुखातिब थी। अगर तुम सामने नहीं आना चाहते तो मत आओ, मगर एक दफा जरूर। मैं दूसरे पल में मैं इसके सामने खड़ा था अपने असल रूप में। वो गंगसी खड़ी मुझे देखती रही और मैं उसे देखता रहा। मेरी शक्ल देखकर वो जरूर कांपी, मगर अगले ही पल वो खुद पर काबू पा चुकी थी और यही वजह थी कि मैंने इसकी मदद की थी। वक्त का दरिया चंद लम्हों में बहकर अपना रुख बदल गया और हम दोनों इसकी खाक पर अपने नक्शे पासाबद करते हुए सदियों की मसाफत तय कर गए। मैं जिस तरह जाहिर हुआ था इसी तरह इसकी नजरों से ओझल हो गया और उसका हाथ फिजा में मेरी तरफ उठा गया। वहां से इस टूले के पास पहुंचा जो अपनी दानिस्त में जान बचाने में कामयाब हो गए थे। वो अभी बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थे। यार तुमने बताया नहीं इस पर भूत लूत कैसा है?
लानत है, हम खाही हड्डियां तड़ा दी। इनमें से एक अपने बाजू सहलाते हुए बोला, भाई मेरा जहन तो अब तक मानने को तैयार नहीं कि हम किसी भूत के हाथों पड़ लिए। भूत यानी ये लोग मुझे भूत समझ रहे थे। अब इतने निचले तबके से मुझे मिला रहे थे तो मेरा गुस्सा तो जायज था। दूसरे ने सिगरेट से लगा कर कहा, तुम लोगों का साथ थी, अब मेरे साथ तो बुरी ही होती है। हाय मर गया। वो अपनी कमर दबाते हुए बोला, अरे बंद करो अपनी बकवास सालो, एक लौंडिया नहीं संभाल सके तफ है तुम पर। इनमें से चौथे ने रूप झाड़ते हुए क्या, तू ही मर्द बनता ना, मैदान छोड़कर भागने वालों में से तो पहले नंबर पर था। बात करते हैं। इनमें से एक ने से आईना दिखाते हुए कहा, मैं इनकी बातें सुन रहा था, मुझे 3 में से एक आदमी चेहरे ही से खतरनाक लग रहा था। इसने इसकी तस्दीक भी खुद ही कर दी। छोड़ेगा नहीं मैं साली को। आज बज गई, अब मैं खत्म हो चुकी थी, मैंने सबकी दिनाई कर दी। वो चीखते चिल्लाते भागते रहे और मैं पकड़ पकड़ कर सबक सिखाता रहा। मेरा ख्याल था कि वह अब ज़ारा को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। मैं इन्हें छोड़कर इस शहर की ऊंची इमारत की छत पर चलाया। इस जगह से बड़ी यादें वाबस्ता थी। कभी ज़ारा, शफिया और मैं यहाँ बैठकर वक्त गुजारते थे। आज मैं तन्हा हूं, वो मुझसे बेगाना हो गए। इसे मेरी याद नहीं आती। वो इस अजियत से मुबर रहा है। आज तो इसे इत्तेफाकन देख लिया। देखा तो उसने भी शायद इसके दिल ने पहचान लिया हो। वो कुछ कहना चाहती थी मगर मैं रुका नहीं। रुकता तो वापसी मुमकिन नहीं थी। चूंकि मेरा वजीफा खत्म हो चुका था, अब मेरी मंजिल अपने कबीले लौट जाने की तरफ थी। मगर एक खौफ भी था कि कहीं वापस जाते ही मुझे जकड़ न लिया जाए। मुझे अपनी माँ की तरफ से खतरा था, वो मुझे कभी वापस नहीं आने देती। ज़ारा की फिक्र मुझे सताने लगी। मेरी गैर मौजूदगी में फरीना और माँ खुदा जाने ज़ारा का क्या हाल करते। अभी तो मैं इससे बचा रहा था। वो मुझे देखकर चमकी जरूर थी, मगर मुझे मालूम है कि वो मुझे कभी नहीं पहचानेगी। कई तरह की फिक्रों ने मुझे उलझन में डाल रखा था। कभी ये सोच गालिब आती कि मैं कबीले वापस लौट जाऊं, कभी ये सोचता कि मैं ज़ारा शफिया को ढूंढूं और उसे लेकर कहीं दुनिया के इस गोशे में चला जाऊं जहां कोई खतरा ना हो। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा एक खानदान है, एक कबीला है और मैं सरदार हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता हूं, वो भी सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे चाहने वाले हर छोटी बड़ी को मेरा इंतजार है, लेकिन मैं उसे कैसे दुनिया के हवाले करता हूं जहां उसका कोई अपना ना था। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनियों का एक हल्का सा धुंधल का फिजा में बिखरा हुआ था, मगर अकलीम फारिस की नजरें उन चमकते कमकमों के इस पार के ही खला में कम थी। वो एक ऊंचे प्लाजे की छत पर बैठा था। उसके बाजू घुटनों पर टिके हुए थे और हवा उसके गहने बालों से खिल रही थी। नीचे शहर की सड़कें रवां थी, गाड़ियां अपने दिन में दौड़ रही थी। हजूम अपनी अपनी मसरूफियात में मगन था, मगर अकलीम उन सबसे बेनियाज था। उसकी आंखें उदासी में डूबी थी, जैसे वो किसी ऐसे दुख में गिरफ्तार हो जिसका कोई इलाज नहीं। हवा में हल्की खुनकी थी, मगर इसके अंदर की वीरानी इससे कहीं ज्यादा सर्द थी। इसके दिल में ज़ारा शफी की वो भूली बसरी यादें मचल रही थी जो उसके दिलो दिमाग से खर्च दी गई थी। वो लम्हे जब ज़ारा हंसती थी, जब वो उसकी जानब देखती थी, जब वो उसके करीब होती थी। अब सब धुंध में लिपटा एक ख्वाब बन चुका था। दूर किसी कबूतर खाने से परिंदे उड़ान पर रहे थे, जैसे कोई कैद से रिहाई चाहता हो। वो मंजर अकलीम को अपने हाल से मुशाबे लगा। शायद वो भी किसी कैद में था, यादों की, माजी की, तकदीर की कैद में जकड़ा हुआ था। वो गहरी सांस लेकर आसमान की जानब देखता है। सितारे अपनी जगह चमक रहे हैं, मगर वो जानता था कि इसकी जिंदगी का सितारा कहीं खो चुका है और वो इसे ढूंढने के लिए ना जाने कब तक यूं ही बैठा रहेगा। रात के साए गहरे हो चुके थे। घड़ी की सुइयां सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी, मगर समिया को यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त थम गया हो। कमरे में मध्यम रोशनी थी और खिड़की के पार अंधेरा जैसे सब कुछ निगल चुका था। बाहर सड़क पर कभी कभार किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज सुनाई देती, मगर बाकी सब कुछ खामोश था। एक बेचैन और बेकरार खामोशी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें दौड़ाती, मगर कोई पैगाम नहीं, कोई इतला नहीं। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी और खिड़की से आती हवा पर्दों को मध्यम सरसराहट में ला रही थी, जैसे रात भी इसके इज़्तिराब में शरीक हो। चारपाई पर बैठे बैठे उसने गहरी सांस ली, मगर बेचैनी कम ना हुई। जहन में वसवसे तैरने लगे। क्या वो खैरियत से है? कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों हो गई? हर गुजरते लम्हे के साथ फिक्र की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो आखिर कब लौट? और रात की पुरअसरार खामोशी में इसे अपने दिल की धड़कनें मजीद वाज़ेह सुनाई देने लगे। मेरे कानों में हवा की सरगोशियां गूंज रही थी, मगर इस लम्हे मेरे दिल की धड़कनें इन सरगोशियों से कहीं ज्यादा
बुलंद थी। मैंने मुड़कर देखा। रासम की मुस्कुराहट, उसकी आंखों में छुपा मफहूम, सब कुछ मुझे खतरे की घंटी लगा। मेरा जहन फौरन चौंकना हो गया। वो मुझे पकड़ने आया है। एक लम्हे में ही मेरे अंदर खतरे का एहसास जाग उठा। बगैर कुछ सोचे मैं पीछे हटा और पूरी कुव्वत से भागने ही वाला था कि मेरे कदम छत के सख्त फर्श पर गूंजने लगे और हवा मेरे चेहरे पर तेज धार की तरह लगने लगी। इकलीम, रुक जाओ। रासम की भारी आवाज रात के सुकून को चीर गई। मेरे कदमों में एक लम्हे के लिए लड़खड़ाहट आई, मगर मैंने खुद को संभाला और रफ्तार मजीद तेज कर दी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं रुक नहीं सकता। रासम के आने का मतलब कुछ अच्छा नहीं था। मैं जानता था कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूं और अब एक ही रास्ता था, भागना। रुक जाओ इकलीम फारिस, रुक जाओ। मेरे कदम एक लम्हे को लर्जे, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। रासम की आवाज में बिला की संजीदगी थी, मगर मेरे दिल में अभी भी बेयकीनी की एक दीवार खड़ी थी। मैं जानता था कि रासम कभी झूठ नहीं बोलता, मगर मैं ये भी जानता था कि जो मैं खुद चाहता था। रासम चंद कदम आगे बढ़ा। इसकी आंखों में वही एतमाद था जो हमेशा रहा था। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो क्या तुम अब तक मुझसे बच पाते? नाजरीन, अब यहां से मेरी कहानी समिया की जुबानी। ये जुमला बिजली बनकर इकलीम के असाब पर गिरा। इसकी आंखों में चमक एक लम्हे में तेज हो गई। इसने मिट्टी भींच ली। फरीना ज़ारा तक नहीं पहुंचेगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे एक ही वक्त में अपनों, परायों, दुश्मनों, दोस्तों सबसे निपटना पड़ रहा है। मेरा नाम भी इकलीम फारिस है। हर कोई मेरी नरमी से नाजायज फायदा उठाता है, लेकिन अब की बार इन्हें इकलीम फारिस और तरह से मिलेगा। इसने सख्त नजरों में रासम को देखा। इसकी आंखों में जो सख्ती थी, रासम देखकर दहल गया। वो इसका दोस्त था, इस जहां से टक्कर लेने को तैयार बैठा था। रासम ने पहली बार इकलीम फारिस को इस रूप में देखा था। इसकी आंखों में वही वहशत थी जो किसी जंगजू की होती है जब वो मैदान में उतरने से पहले अपने अंदर की हर नरमी को दफन कर देता है। यही बात है जिसका मुझे डर था। इकलीम, रासम ने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, तुम बदल रहे हो, तुम वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। इकलीम ने इसकी बात पर तल्ख मुस्कुराहट सजा ली। ये तब्दीली जरूरी थी रासम। अगर मैं नरम रहता तो शायद अब तक मिट्टी में दफन हो चुका होता। मोहब्बत या तो बना देती है या तोड़ देती है, और मुझे तो ये लड़ाई लड़नी थी। रासम ने संजीदगी से इसका जायजा लिया। तुम्हें कबीले की ताकत की जरूरत होगी इकलीम। ये जंग तुम तन्हा नहीं जीत सकते। इकलीम ने सर झटकाया। ये जंग मेरी अपनी है रासम, कबीले की नहीं। अगर मैं जीता तो अपनी ताकत से जीतूंगा, अगर हारा तो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। रासम ने गहरी सांस ली, जिसे वो जानता हो कि इकलीम को रोकना अब मुमकिन नहीं। फिर भी जान लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद रखना। इकलीम ने इसकी तरफ देखा और पहली बार इसकी आंखों में एक नरम सी चमक उभरी। दोस्तों को याद नहीं किया जाता रासम, वो दिल में होते हैं। रासम खामोश रहा, मगर इसकी आंखों में कुछ चमकने लगा था। शायद फख्र, बेबसी, या शायद दोनों। क्या मैं आज तुम्हारे पास रख सकता हूं? रासम ने बेचारगी का अंदाजा अपनाते हुए कहा। इकलीम ने इसे घूरा। जवाबन रासिम ने कहा, यार एक ही दिन की तो बात है, मेरी मेहमान नवाजी कर लो। इकलीम फारिस ने एक लम्हे के लिए रासम को घूरा, जैसे इसकी इस अचानक दरखास्त का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झटका। तुम हमेशा से मौके शनास रहे हो रासम, वो बोला। आवाज में हल्की सी बेजारी थी, मगर आंखों में शनासाई की चमक। रासिम ने कंधे अचकाए। यार एक ही रात की तो बात है, मैं तुम्हारा इतना पुराना दोस्त हूं, मेहमान नवाजी करो। इकलीम ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को कायल कर रहा हो। फिर इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर, ज्यादा सवाल मत करना। रासिम ने फौरन हाथ उठाकर कहा, कसम से एक सवाल भी नहीं करूंगा ज्यादा। इकलीम ने आंखें सिकिड़ते हुए गुस्से से देखा, जैसे जानता हो कि यह वादा ज्यादा देर नहीं चलने वाला। मगर इस वक्त वो मजीद बहस के मूड में नहीं था। वो घर की तरफ बढ़ा और रासिम खुशी खुशी इसके पीछे चल दिया। इकलीम फारिस और रासिम पलक जब मध्यम अंदाज में हिला रही थी। इकलीम ने रासिम की तरफ देखा, जो दरवाजे के करीब एक सतून से टेक लगाया खड़ा था। यहीं रुको, इकलीम ने धीमी आवाज में कहा। रासिम ने इस बात में सर हिलाया, मगर चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट बरकरार रही, जैसे वो पहले से जानता हो कि अंदर क्या मंजर होगा। इकलीम ने आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। इंदर से कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और समिया सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में घबराहट और फिक्र का इम्तजाज था, जिसे वो पिछले कई घंटों से बेचैनी में थी। भाई कहाँ थे? मैं कितना डर गई थी, वो शिकवा भरी आवाज में बोली, जैसे अपनी सारी बेचैनी इन चंद अल्फाज में समो दिया। इकलीम फारिस ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं।
आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी देर से जाग रही हूं, बताया भी नहीं कि आज रात देर से आओगे। समिया ने तेजी से कहा। इकलीम ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला, अच्छा अब ऐसा करो, तुम जाकर गुलू के पास सो जाओ, आज तुम यहां नहीं रख सकती। समिया ने हैरत से पुलकिन झपकाया। क्या? क्यों? इसकी हैरानी और बेयकीनी वाज़ेह थी। मुझे आपसे ढेरों बातें करनी है, इतने दिनों बाद मौका मिला है कि सुकून से बैठकर सब कुछ शेयर कर सको, और आप मुझे जाने को कह रहे हैं। इकलीम फारिस ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अल्फाज चिन रहा हो। समिया, ये इज्जत का वक्त नहीं है, मैं छत से नहीं लटक रहा, यहां हम तुम्हारे सामने महफूज हूं, ठीक हो, और तुम्हें अभी फौरन सोना चाहिए। सुमैया ने नापसंदीदगी से रुख मोड़ लिया, जैसे उसकी बात मानने को दिल ना चाह रहा हो। फिर हल्की खफगी से बोली, अच्छा ठीक है, जा रही हूं, मगर सुबह सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है। बेहतर, इकलीम ने मुख्तसर जवाब दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। सुमैया एक आखिरी नजर उस पर डालकर, जहां उसने अंदाजन उसके होने का यकीन किया, बाहर निकली और राहदारी में गायब हो गई। दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज आई तो इकलीम ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और रुख मोड़कर बाहर आया। रासिम अब भी सुतून से टेक लगाए खड़ा था, हल्की मुस्कुराहट के साथ इकलीम को देख रहा था। भाई, मुझे तो लगा था तुम उसे बेला पिसला कर भेज दोगे, मगर ये तो एक जंग जीतने के मुतरादिफ था, रासिम ने शरारती लहजे में कहा। इकलीम ने इसे घूरते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब चल, इनके जवाब शायद सुबह ही मिल सकते थे। मुझे मालूम था कि सुमैया रात भर मेरे मुताल्लिक ही सोचती रहेगी, क्योंकि मैंने उसे कमरे में सोने की इजाजत नहीं दी। वो कई तरह की उलझनें अपने जहन पर सवार कर लेगी, मगर उसका कमरे में ना होना ही बेहतर था। वजह उसकी रासिम था। मुझे रासिम की वफादारी पर कोई शक नहीं था, वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में था, मगर खराबी ये थी कि वो मेरा हमजिन्स था, यानी एक जिनसार। रासिम को अपने कबीले की औरतों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैं जानता था कि वो इंसानी आबादियों का रुख करके आवारागर्दी करता रहता था। बहरहाल ये इसका फेल था और मैं जारा के मामले में उलझा था। हम दोनों में फर्क इतना था कि मैं होश का मारा नहीं था। अब आप ये ना समझें कि मैं इसे बुरा साबित करने पर तिला हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी बेचैनी की बड़ी वजह यह थी कि रासिम की नजर सुमैया पर पड़ चुकी थी। मैंने रासिम के चेहरे के बदलते तासरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए थे। हम लोग शौला मिजाज है, सब्र और ठहराव जरा कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम सोचते समझते नहीं, बस थोड़ा सा अमल के बाद समझ आती है। खैर, फिलहाल मैं रासिम की आमद से बेचैन था। वो जरूर कोई मालूमात लेकर आया था। हम दोनों कमरे के एक कोने में कालीन बिछा कर लेते थे। रासिम बज़ाहिर सो रहा था, मगर मैं मुतमईन नहीं था। खामोशी से उठकर सहन में चला आया। रात साकित थी, जैसे पूरा आसमान सांस रोककर जमीन की तरफ देख रहा हो। सहन में हल्की हल्की चांदनी छिन छिन कर दरख्तों की शाखों से फर्श पर गिर रही थी, और हर चीज पर एक परासरार चमक सी तारी थी। दूर कहीं किसी परिंदे की सदा रात की खामोशी में एक लम्हाती इर्ताश पैदा करती, फिर सब कुछ वैसा ही पुरसुकून और गहरा हो जाता। मैं आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ा। आसमान पर बादलों के दरमियान से झांकता चांद जैसे हर राज जानता हो, और खामोशी से सब कुछ। शिबनम में भीगी बत्तियां, नीम की झूमती शाखें, और दीवार पर चिपके चिपके रेंगता दरख्त की टहनियों के साया, सब कुछ पर असरा सा लग रहा था। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी मचलने लगी। रासिम की मौजूदगी कुछ ऐसी उलझन पैदा कर रही थी जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। वो मेरा पुराना दोस्त था, और मैं जानता था कि वो नींद का बहाना कर रहा। इसकी नीयत का मुझे अभी इल्म न था। मैं सहन के बीच आकर रुका। मेरी नजरें आसमान पर टिकी थीं, जैसे सितारों को देख रहा था। क्या रासिम मेरे एतमाद का गलत फायदा उठा सकता था? इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल सकते थे। मुझे खुद अपनी बसीरत से फैसला करना था, और शायद वक्त भी करीब था जो मुझे रासिम को एक बार फिर आजमाना पड़ेगा। हवा का एक झोंका आया, और साथ ही नीम की कुछ सूखी पत्तियां मेरे कदमों में गिरी, जैसे कुदरत ने मुझे खबरदार किया हो। सामने दोनों कमरों के दरवाजे नीम वाते, हल्की रोशनी इनके अंदर से छिन कर बाहर आ रही थी। मैंने कदम रोक लिए और एक महफूज फासले पर ठहर कर अंदर का मंजर जांचने लगा। सब अपने बिस्तरों पर थे, गहरी नींद में मदहोश। सांसों की हम मारली बता रही थी कि वो ख्वाबों में खोए हुए, मगर एक चेहरा था जो बाकियों से मुख्तलिफ था। सिमिया वो लिहाफ में लिपटी आंखें खोले छत को घूर रही थी, जैसे किसी अनजाने ख्याल ने उसे बांध रखा हो। मुझे एकाएक चिढ़ सी होने लगी। आखिर ये लड़की इतनी बेचैन क्यों रहती है? इसकी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने आहिस्ता से गहरा सांस लिया और अपनी तवज्जो मरकूज की। मेरे अंदर की कुव्वत ने जमिश ली, और मैंने इसकी जहन पर नींद का एक दबेस पर्दा डालना शुरू किया, जैसे किसी ने नरमी से इसकी पलकों पर ख्वाबों का हाला बांध दिया हो। लम्हा ब लम्हा
इसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। वो आंखें बंद करने लगी, सांसें मुतवाजन हो गई और बिलाखिर वो भी नींद की आगोश में चली गई। मैंने इत्मीनान से दोनों कमरों के दरवाजे बंद किए, बगैर कोई आवाज पैदा किए। एक हल्की सी सरसराहट के साथ गवार अपनी जगह वापस आ गए। सन्नाटा गहरा हो गया था। अब रात मेरे काबू में थी और जो करना था मैं खुलकर कर सकता था। मैं वापस कमरे में आया तो रासिम अब भी उसी पोजीशन में लेटा था, जैसे वक्त थम गया हो। इसके चेहरे पर सुकून की एक मसनूई सी तह थी, मगर मैं जानता था कि वो जाग रहा है। हम जैसे नींद के मोहताज नहीं होते, खास तौर पर जब इरादा जागने का हो। मैंने खामोशी से सांस ली, खुद को तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक है। कदम आहिस्ता आहिस्ता रखे और कमरे से बाहर निकल आया। सहन की खामोश फिजा में मेरे कदमों की चाप भी जैसे गुम हो गई थी। आबशार मेरे सामने था, बुलंदी से गिरता वो चमकता पानी, जिसकी हर बूंद सितारों की तरह रोशन लग रही थी। उसके किनारे हरियाली बिखरी थी, नरम घास पर उसके कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद की और गिरते पानी की आवाज में अपना इस्तराब घोल दिया। यह सुकून था, खामोशी थी और शायद कुछ जवाब आज भी, अगर किस्मत ने चाहा। मैं ज़ारा के बारे में सोचने लगा। उसे देखी एक मुद्दत हो गई थी। ना जाने वो किस हाल में होगी, कैसी जिंदगी गुजार रही होगी, किन हालात का सामना कर रही होगी। लेकिन मैं क्या करता? मेरी मोहब्बत में कुर्बत की नहीं, हिफाजत की गुंजाइश थी। मैं जानता था अगर वो मेरे करीब होती, अगर वो मेरे राब्ते में रहती, तो फरीना इसकी मौजूदगी के सराख जरूर पा लेती और फिर उसका अंजाम बोना होता जो मैं चाहता। वो अगरचे मुझसे दूर थी, लेकिन कम अज कम महफूज तो थी, क्योंकि मेरे नजदीक भी वो चची के साथ निस्बतन महफूज थी। उसकी चची एक बेवा, खुदसर और बेबाक औरत थी। जिंदगी की सख्तियां उसे सख्त बना चुकी थी। उसका लहजा दरिश्त, अंदाज जारहाना और फैसले नपेतले होते थे। वो सड़क किनारे खाने का ठेला लगाती थी। दिन भर की तगदो के बाद शाम को वो जैसे सुकून की सांस लेती थी, वैसे ही ज़ारा को भी दिन भर की उलझनों से आरजी निजात मिलती होगी। चची के किरदार में नरमी कम थी, लेकिन जिम्मेदारी का भी एहसास था। वो निडर थी, लोगों पर रूप जमाना जानती थी और शायद इसीलिए ज़ारा भी उसके साथ एक हद तक महफूज थी। मैं जानता हूं कि अगर ज़ारा को मोहब्बत की पनाह देनी होती तो शायद वो मेरी पनाह में होती, मगर चूंकि उसे हिफाजत की जरूरत थी, इसलिए वो वहां थी जहां मेरा दिल नहीं, मेरी अक्ल से रखना चाहती थी। मेरी गैर मौजूदगी शायद इसके लिए एक ढाल थी, खामोश, बेरंग लेकिन मजबूत। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ज़ारा की मुझसे मुलाकात किन हालात में हुई थी और कैसे मैंने मदद की। पहली मुलाकात के बाद ज़ारा को मुझ में दिलचस्पी सी हो गई और उसकी बड़ी वजह मेरा उसे बचाना था। यही मेरी कैफियत थी। मैं रात को उसके कमरे में आता, उस वक्त वो सो रही होती। मैं कुछ देर उसे देखता और वापस चला जाता। इसके लिए तहाइफ भी ले आता और उसकी चची के जहन में ये बात डाल देता कि वो तहाइफ उसने ज़ारा के लिए खरीदे। वो भी मेरे बारे में सोचती थी, मुझे दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन ये इसके दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि वो शायद जिंदगी में मुझसे दोबारा कभी ना मिलेगी या मैं इसे देखने के लिए कभी ना हो। सो उसने अपनी मोहब्बत को दिल में ही छिपाए रखा। मैं खुश था कि वो मुझे पसंद करने लगी थी। अब मैं बार बार उसके पास आता, वो घर के कामों में मसरूफ होती, मगर इसकी सोच मेरे बारे में ही रहती। फिर एक दिन जब मैंने खुद को जाहिर करने का फैसला किया, इसी दिन वही उबाश भी उसके घर में मौजूद था। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा तमाशा देखने लगा। ज़ारा मेरी जान, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। असल में मेरे दोस्तों ने मुझे बहकाया था, वरना मैं तो तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो उबाश अपनी सफाई देकर उसे बेवकूफ बना रहा था और ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने फौरन इसके जिस्म में दाखिल होकर इसे बालों से पकड़ लिया और जितना गुस्सा था सब निकाल दिया। वो हैरान परेशान होकर भाग गया। मैंने फौरन इसका जिस्म छोड़ दिया और खुद को जाहिर कर। ज़ारा ने याद किया तो मैं आ गया। मुनोर की पिटाई आपने ही की? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं मोहतरमा, ये सरासर मुझ पर इल्जाम है। मैंने तो आपके हाथ पैर चलते देखे थे। मैंने हाथ उठाते हुए लाइलमी का इशार किया। वो मुझे घूरने लगी। कैसी हो? मैंने आहिस्ता आवाज में पूछा। इसकी नजरें चुकी हुई थी, जैसे मेरे लहजे की हद्दत ने उसे चौंका दिया हो। ठीक हूं। आवाज धीमी, दबी दबी, मगर उसकी सांसों में एक हल्की सी लर्जिश थी, जैसे मेरा होना उसकी सुकून को बेचैन कर रहा हो। मैंने उसका सर तपा जायजा लिया। वो आज भी सादा प्रिंटेड लिबास में थी, जो शायद चची ने किसी मकामी बाजार से चुना होगा। बालों की कुछ लतें इसके गालों पर बिखरी थी, जो हवा की जंबिश से हल्की हल्की हरकत कर रही थी। चेहरा थकन में डूबा हुआ, मगर मेरी मौजूदगी से उसमें एक गैर मरी चमक उभरी थी। ज़ारा, वो मेरे लिए एक लम्हे में कीमती हो गई थी। ऐसी कीमती जैसे किसी वीराने में अगा वाहिद फूल, जिस पर न किसी का हक हो न दावा सिवाय मेरे।
मेरे तहाइफ कैसे लगे? मैंने आहिस्ता से पूछा, नजरें उसके चेहरे पर जमाए हुए। वो चौंकी। कौन से तहाइफ? इसने मासूमियत से पूछा। माथे पर हल्की सी शिकन उभरी, बालियां, लॉकेट और वो नीली पत्थर वाली अंगूठी। मैंने नरमी से याद दिलाया, साथ ही इसकी तवज्जो उसकी जीनत की तरफ दिलाई। वो फौरन हाथ कानों पर ले गए, जैसे उनकी मौजूदगी पहली बार महसूस किया हो। फिर लॉकेट को छुआ, जो पेनवल के फूल जैसा था। हल्की रोशनी में वो जगमगा रहा था, जैसे मेरी मौजूदगी की अलामत हो। ये तो चची लाई थी, वो धीमी हैरत से बोली। मैं मुस्कुरा दिया। चची को मैंने ही देने को कहा था। सिंगार औरतों पर अच्छा लगता है और तुम पर तो बहुत ही खूब जचता है। मैं उसके पीछे जाकर झुका और सरगोशी में ये जुमले अदा किए। वो थोड़ा सहम गई, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। इसने अपनी अंगियों में अंगूठी घुमाना शुरू कर दी, जैसे अब वो जान गई हो कि इसका ताल्लुक मुझसे है। अब जब आऊंगा तुम्हारे लिए खास लिबास भी लेकर आऊंगा। रंग, कपड़ा, कढ़ाई सब मेरी पसंद के होंगे। मैंने इसके सादा लिबास को देखते हुए कहा। जारा ने फौरन परेशान नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, ऐसा मत करे। अगर चची ने देख लिया तो बहुत बुरा मानेंगी। इसकी आवाज में खालिस खौफ नहीं था, बल्कि वो किसी हद को पार करने से डर रही थी। परेशान मत हो, तुम्हारी चची वही देखेगी जो मैं दिखाना चाहूंगा। इसकी आंखों में हैरत उतर आई, जैसे वो मेरे होने को अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। मैं इसके लिए अब भी एक पहेली था, एक ख्वाब। मैं चलता हूं, मैंने आहिस्ता से कहा, और लम्हा भर में उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। पीछे सिर्फ वो खड़ी रह गई, हाथ में अंगूठी, गले में लॉकेट और आंखों में हजार सवाल। दरवाजे पर कदमों की चाप रुकी और जारा ने जल्दी से अपनी अंगुली पर मौजूद अंगूठी सीधी की। चची थकन से नढाल अंदर दाखिल हुई। कंधे पर ठेले की रस्सी के निशानात वाजे थे। जारा ने हमेशा की तरह लपक कर उनके हाथ से सामान थामा। सारा खाना बिक गया आज भी, चची ने धीमी मुस्कुराहट के साथ बताया, जो उनके चेहरे की सख्ती को लम्हा भर के लिए नरम कर गए। अच्छा है, जारा ने मुख्तसर से जवाब दिया, मगर उसकी नजरें चची के चेहरे से ज्यादा अपने ही दिल के भेद छिपाने की जिद्दजहद में थी। चची ने एक सरसरी नजर जारा पर डाली। तुमने कुछ खाया? वो हमेशा की तरह फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जी, खा लिया था, जारा ने धीरे से जवाब दिया। चची ने सुकून का सांस लिया और अपना दुपट्टा सर से उतराते हुए चारपाई पर बैठ गई। वो रोज की तरह अपने दिन की बातें करने लगी। बाजार के हंगामे, गाहकों की चालाकियां, कुछ औरतें जो रोज नई चीज की फरमाइश करती थीं और कुछ जो उधार मांगती न थकती। जारा उनकी बातें सुनती रही, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। अभी कुछ देर पहले जो वजूद उसके पास था, उसकी सरगोशियां, लम्स, वो सब धुंधले ख्वाब की तरह लग रहे थे। क्या वाकई वो आया था? क्या वाकई ये तोहफे उसके थे? और फिर इसके लबों पर मुस्कुराहट सज गई। फील कर, ये लॉकेट खूब जच रहा है तुम पर, चची ने अचानक कहा, जैसे लापरवाही से कोई बात कर दी हो। जारा का दिल एक पल को रुक गया। नजरें झुकाए इसने दुपट्टे के अंदर छुपे लॉकेट को थोड़ा सा छुआ, जैसे उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहती हो। आप लाई थी ना? जारा ने नरमी से कहा। चची ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वही बाजार वाले बड़े मियाँ दे गए थे कि तुम पर अच्छा लगेगा। खैर, ऐसी चीजें खुशी के बायस होती है, सो रख लिया। जारा ने खामोशी से सर हिलाया। चची अब बर्तन संभालने में मसरूफ हो चुकी थी। वो वाकई बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि जारा के दिल में क्या तूफान पल रहा है, और वो वजूद जब भी आवाज आके उसकी जिंदगी में एक नया रन भर रहा था। जारा जाने कब नींद की गहरी आगोश में चली गई। अंधेरे में एक रोशनी नमूदार हुई, हल्की सी, जैसे चांदनी किसी खामोश झील पर पड़ रही हो। बस आंखें नजर आती हैं, गहरी, साकित और परअसर। तुमने मुझे बुलाया? जारा के लब हिले, मगर आवाज नहीं निकली। इसने हाथ बढ़ाया। जारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं, लेकिन वक्त कम है। अब इसकी आवाज सुनाई दी, मध्यम पर दिल में उतरती हुई। किससे? जारा ने पूछा। खुद तुमसे, इसने कहा, और धुंधुर गहरी हो गई। जारा के कदम जरों की तरह जमीन से बंध गए। याद रखो, जो चीजें दिल को खुशी देती हैं हमेशा आसान नहीं होती। अब वो करीब आ गया था। जारा ने एक बार फिर लॉकेट को छुआ, जो अब ख्वाब में भी जगमगा रहा था। अचानक बाग सियाह हो गया, फूल मुरझा गए। वो वजूद पीछे हटा और एक साया इसकी जगह ले आया। साया जिसके पर थे, लेकिन आंखें नहीं। और वो सरगोशी जो पहले प्यार भरी थी, अब एक वार्निंग बन चुकी थी। चुन लो रोशनी है धुंध। जारा चीख के साथ जागी। चची अब भी सुन रही थी, लेकिन जारा के दिल की धड़कन बेकाबू थी। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत थी? ये कैसा ख्वाब था? या अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमा। असर बानो नूर जिन्नाती महल का दूसरा हिस्सा वो था जहां आम जिन्नात का दाखिला ममनू था। यह हिस्सा, जिसे बानो नूर का कसर कहा जाता था, महल का सबसे मुकद्दस गोशा था। यहाँ हर से सफेद और नीलगो रोशनी से नहाई हुई थी।
जैसे ही अकलीम अंदर आया, उन्होंने अपनी नकली चादर को जरा संभाला और तेज नजरों से बेटे को देखा। अकलीम। उनकी आवाज में गूंज थी जैसे बादलों के पीछे छिपी हुई गरज। अकलीम खामोशी से मां के करीब जाकर मुअद्दब अंदाज में खड़ा हो गया। इसका चेहरा नादुम था मगर अल्फाज खामोश थे। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम कितने दिन गायब रहे? मलका ने सवाल किया, लेकिन उनके लहजे में सवाल से ज्यादा शिकवा छिपा था। मां, अकलीम ने कहना चाहा, लेकिन वो बोलने नहीं दे। खामोश रहो, अब सिर्फ सुनो। वो उठ खड़ी हुई, उनका लिबास फिजा में लहराकर उनकी अजमत को और बुलंद कर रहा था। क्या तुम भूल गए कि तुम इस सल्तनत के वारिस हो? एक दिन तुम्हें जिन्नाती कबीरों का सरदार बनना है, और तुम इंसानों की दुनिया में जाकर एक मामूली लड़की के पीछे वक्त गुजार रहे हो। अकलीम ने नजरें झुका ली। मलका चंद लम्हे खामोश रही जैसे लफ्ज चुनती हो। तुम जानते हो वो दुनिया कितनी खतरनाक है। वहां के इंसान न तुम्हें समझ सकते हैं न अपना सकते। वो तुम्हें या तो इबादत का मरकज बना देंगे या फना कर देंगे। उन्होंने आगे बढ़कर अकलीम के चेहरे को थाम लिया। तुम मेरी बेटी हो, मेरे खून से हो। तुम्हारे एक कदम से कबीले की तकदीर बदल सकती है, और तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। अकलीम की आंखों में नमी आई मगर इसने जब्त किया। मां, मैं मुख्तलिफ हूं, ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। मलका ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से सर हिलाया। तुम्हें यह साबित करना होगा तुमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन अकलीम, याद रखो, तकदीर उनके साथ नहीं होती जो जिम्मेदारी से मना मोड़ते हैं। अकलीम खामोश रहा। महल में एक हल्की सी हवा चली जैसे फैसले की आटो। महल की फिजा लम्हा भर को साकित होगी। अकलीम अभी अपनी मां की सख्त बातों का बोझ संभाल ही रहा था कि एक और बम गिराया गया। अकलीम मेरे बेटे, मलका ने धीरे से कहा मगर उनके लहजे में फैसला की दमक थी। मैं अब तुम्हारी शादी फरीना से करना चाहती हूँ। अकलीम ने चौंक कर मां की जानिब देखा। उनकी आंखों में कोई नरमी न थी, सिर्फ मजबूत फैसला था। फरीना, वो मुश्किल बोला, वो मुझसे पड़ी है मां। मलका बानो नूर ने एक कदम आगे बढ़ाकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उम्र का क्या है अकलीम, हम जिन्नात के यहां साल नहीं किरदार अहम होता है। फरीना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वो जाहो जलाल की मालिक है। वो इस कबीले को जोड़कर रखने की सलाहियत रखती है। तुम्हारे शाना बशाना चलने के काबिल है। इसकी रगों में कबीले की पुरानी नस्लों का खून है, और वो एक बेहतरीन शरीक सफर है। अकलीम ने नजरें चुरा ली। दिल में जारा का चेहरा बुरा, सादा, नरम और अजनबी दुनिया का। फरीना की शख्सियत के आगे वो बेहद आम लगती थी, लेकिन इस आम में जो कशिश थी वो अकलीम को बारहा अपनी तरफ खींच चुकी थी। मां, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मेरी राय की जरूरत क्या है? मलका ने इसकी बात काट कर कहा। मुझे तुम्हारी राय दरकार नहीं, तुम्हारा फर्ज दरकार है। तुम यहाँ के सरदार हो, और सरदार अपनी अकल से फैसले करता है। अकलीम ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में अब जंग थी। एक तरफ मां, कबीला, विरासत, दूसरी तरफ जारा, जो न इस दुनिया की थी न इस मनसब की। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूं मां, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे फैसला खुद कर ले दे। मलका ने इसकी आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश की, फिर आहिस्ता से पलट गई। तुम्हें वक्त देती हूं अकलीम, लेकिन याद रखो, ये महल, ये सल्तनत इंतजार कम करती है, कुर्बानियां ज्यादा मांगती है। अकलीम ने मां के दरबार से निकलते ही लंबी सांस ली। दिल में एक इस्तराब था जिसे वो छिपा ना सका, मगर उसे पता था कि कबीले की रवायात और मां के फैसले के आगे उसकी ख्वाहिशें सानवी थीं। इसी वक्त दरबार के दूसरे सिरे से एक आहट सुनाई दी। फरीना सुर्ख और सुनहरी लिबास में गुरूर से सिर उठाए, कदमों में ऐसा विकार कि फर्श पर भी उसकी चाली गूंज सुनाई दे। इसकी कमर तक खुलो बाल, माथे पर झिलमिलाता ताज, और आंखों में एक ऐसी चमक जो मुकाबिल को झुकने पर मजबूर कर दे। फरीना उसके सामने आकर रुकी। अकलीम ने नजरें उठाई और एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें टकरा गई। फरीना के होठों पर एक धीमी मगर मगरूर मुस्कुराहट उभरी। तो तुम आ गए अकलीम, इसने कहा जैसे किसी अजीब शय के जायजा ले रही हो। अकलीम ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, और तुम फरीना, जिसके लिए मेरी किस्मत लिखी जा रही है। फरीना ने हंकारा भरा। किस्मत कम, मजबूरी ज्यादा कहो। मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हुई, लेकिन मैं कबीले के मफाद को तुमसे ज्यादा समझती हूँ। अकलीम की आंखों में चमक आई। वो आहिस्ता से बोला, खुशी तो खैर मुझे भी नहीं हुई, लेकिन शायद तुम्हारी जबान की काट से बेहतर कोई हथियार इस कबीले को संभालने के लिए ना हो। फरीना के चेहरे पर एक चील जैसी सर्द मुस्कुराहट उभरी। वो 2 कदम आगे बढ़ी, इतनी करीब कि अकलीम को इसकी सांसें महसूस हुई। याद रखो अकलीम, मैं किसी की मिल्कियत नहीं बनूंगी, न दिल की न दरबार की। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो खुद को भी लोहे की तरह सख्त करना होगा। अकलीम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। फिक्र ना करो फरीना, मैं आग हूं, और आग कभी झुकती नहीं, सिर्फ जलाती है। फरीना की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी झलकी, फिर उसने नखवत से गर्दन कमाई और बुलंद कदमों से चल दी। अकलीम ने दूर जाती उसकी परतमकन चाल को देखा और दिल ही दिल में सोचा,
ये रिश्ता आसान ना होगा, लेकिन शायद यही कश्मकश मेरे मुकद्दर की असल आजमाइश है। महल की बुलंद छतों पर दीप जल उठे थे और कबीले की रात एक नए अहद की गवाह बनने जा रही थी। फरीना गुरूर से सर उठाए अपने लिबास की सुनहरी झलक के साथ दरबार से निकल गए। हर कदम में एक चैलेंज, हर अदा में बेनियाजी। अकलीम की नजरें उसकी पुश्त पर जमी रही और दिल में एक सर्द सा ख्याल उभरा। मखरूर जिद्दी औरत। इसने बेख्तियार दांत पेसे, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चिंगारी भी सिलग उठी थी। ऐसी औरत जो सर झुकाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करे। क्या इसी के काबिल था अकलीम फारिस? वो पलट कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। चलते हुए उसके कपड़ों की झालर फर्श को छूती रही और उसके दिमाग में बार बार फरीना का लहजा, उसकी तेज नजरें और उसकी जिद्दी मुस्कुराहट गूंजती रही। ये रिश्ता आसान नहीं होगा, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। मगर मुझे आसान रास्ते कभी रास भी गवाए। महल की तवील राहदारियों में उसके कदमों की गूंज किसी नए तूफान की पेशगोई कर रही थी। महल के संगीन दरोगेवार सुनहरी फानूसों की मध्यम रोशनी में नहाए हुए थे। अकलीम अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और एक भारी सांस ली। कमरा वसी था और छत पर कीमती फानूस झूल रहा था, मगर उसकी आंखें खला में किसी अनजानी कश्मकश की गिरफ्त में थी। वो आहिस्ता से अपनी मसनद पर बैठा। फरीना की बातें, उसका हुरूर, उसकी आंखों की वो अजनबियत, सब एक अलझे हुए जाल की तरह अकलीम के दिमाग में घूम रहे थे। क्या वाकई औरत मेरा नसीब बनेगी या ये रिश्ता मेरी तबाही की बुनियाद रखेगा? इतने में कमरे के पर्दे हल्के से हटे। एक दुबला पतला मगर चालाक नजर आने वाला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो अजाज था, अकलीम का पुराना दोस्त और राजदार। अजाज ने आकर अदब से झुककर सलाम किया। हुजूर, आपकी तबीयत कुछ बोझिल लग रही है, इसने आहिस्ता से कहा। अकलीम ने गहरी नजर से उसे देखा, फिर नीम मुस्कुराहट के साथ बोला, अजाज, तुम्हें कभी किसी जिद्दी मगरूर औरत से वास्ता पड़ा है? अजाज एक लम्हे को हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। हुजूर, जो औरत जिद्दी न हो उसका मजा भी क्या? अकलीम की मुस्कुराहट गहरी होगी मगर आंखों में संजीदगी छाई रही। फरीना, मेरी माँ चाहती है कि मैं इससे निकाह कर लूं, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं होगा अजाज। वो औरत आंधी है और मैं पता नहीं इस आंधी में खुद को संभाल सकूंगा या नहीं। अजाज ने अदब से कहा, हुजूर, आंधियों को कैद नहीं किया जा सकता, मगर जो उन्हें समझ ले वो इनकी ताकत से अपनी सल्तनत बना लेता है। अकलीम ने चंद लम्हे गहरी सोच में गुजारे, फिर आहिस्ता से कहा, वो अभी से मेरी जासूसी कर रही है। ऐसरे बानो नूर तक खबर भी पहुंचा दी। शायद तुम ठीक कहते हो अजाज, फरीना को कैद नहीं करना है बल्कि उसे साथ लेकर चलना है। ऐसा कारवा बनाना है जिसकी कोई रोक ना हो। कमरे में खामोशी छा गई। दीवार पर लटका कदीम तलवार का जोड़ा रोशनी में चमक रहा था, जैसे आने वाले वक्त की खूनी मारकों की पेशिनगोई कर रहा हो। अकलीम ने तलवारों की तरफ देखा और खुद से अहद किया, चाहे कुछ भी हो, इस कबीले को मजबूत बनाने के लिए मैं खुद को बदलूंगा या दुनिया को। रात की हवा महल के दरो दीवार से सरसराती गुजरी और एक नई कहानी जन्म लेने लगी। महल के अजीम शान दरबार में आज अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो किसी तूफान से पहले छा जाता है। बुलंदो बाला सतूनों पर कीमती फानुस झूल रहे थे, खुशबूदार ध्वनियों की महक फिजा में खिली हुई थी और कालीनों पर अशराफिया की कदम मध्यम आवाजें पैदा कर रहे थे। अकलीम फारिस सफेद शहाना लिबास में मलबूस, सरों पर जवाहरात से सजा ताज हल्के अंदाज में रखा हुआ था। अकलीम फारिस विकार के साथ तख्त नशीन हुआ। चंद लम्हे बाद महल की दूसरी सिम से फरीना दाखिल हुई, सियाह मखमली लिबास में लिपटी हुई, लंबी कदावर कामत और माथे पर जड़े कीमती नकीनों वाले जेवर की झलक। इसकी चाल में गुरूर था, होंठों पर एक हल्की सी जिद्दी मुस्कुराहट। दरबारी खामोश हो गए, सबकी नजरें शानदार जोड़े पर जम गए। फरीना अकलीम के सामने आकर रुकी और बगैर झुके अपनी पलकें झटकाईं। एक ऐलान था कि वो झुकने वाली नहीं। अकलीम ने नीम तबस्सुम के साथ उसे खुशामदीद कहा। फरीना बिनते बहराम, खुशामदीद, आज से तुम इस कबीले की वली अहद बनने जा रही है। जो मंगनी और शराकत की अलामत था। फरीना ने बाजू बंद लिया, लेकिन फौरन न बहना। ये इशारा था कि वो सब कुछ अपनी शर्तों पर करेगी। फरीना ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वाज़ेह था कि वो खुशामद की मोहताज नहीं। इसने नहायत वकार से जवाब दिया, मैं इस कबीले की खिदमत के लिए आई, लेकिन अपनी मर्जी से। दरबार में हल्की सी सरगोशियां ने, मगर अकलीम ने एक खामोश कहकहा दबा लिया। ये औरत वाकई आसान नहीं थी। आगे बढ़कर अकलीम ने से एक शाही निशानी नीलम से जुड़ा हुआ बाजबंद पेश किया, जो मंगनी और शराकत की अलामत था। फरीना ने बाजूबंद लिया, लेकिन फौरन न बहना। ये इशारा था कि वो सब कुछ अपनी शर्तों पर करेगी। अकलीम ने दिल में सोचा, मखरूर जिद्दी औरत, मगर साथ ही एक मुबहम सी खुशी भी हुई। शायद इसे चैलेंज पसंद थे और फरीना चैलेंज की देवी थी।
महल की दरो दीवार ने इस नई कहानी को खामोशी से कैद कर लिया और रात सरमई बादलों में लिपटी हुई थी। ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट पार्ट